नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे रिवीजन क्लास, ठीक है। और ये आखिरी रिवीजन क्लास होगी एलटी की, ठीक है। इसके बाद जो है हम फिर एलटी के पेपर के बाद जो है फिर प्रवक्ता की जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम रिवीजन करेंगे और फटाफट चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी। तो कब से हुई थी बताना है आपको, 1916, 20, 41 या फिर 23। तो देखिए, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई, 1916 में हुई, ठीक है। ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो मैंने आपको बताया है 1982, 83, 84, 85। तो महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1982 में प्रदान किया गया। अब किसके लिए दिया गया महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा के लिए दिया गया, ठीक है। याद रखें, यामा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सखाराम बाइंडर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो क्या रहेगा राइट आंसर, आपका बताइए। सखाराम बाइंडर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर रहेगा आपका विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है सखाराम बाइंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा, ट्राई ब्रेकर जो है आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। तो सी आपका राइट रहेगा 25 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। तो बताना है अपनी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 76.31%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है, 76.31%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बताना है, ठीक है। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी का सबसे कम क्या है, जनघनत्व है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा का कब समाप्त की गई। तो उत्तराखंड क्षेत्र से जो है सती प्रथा कब समाप्त हुई। तो क्या रहेगा राइट आंसर, 1828, 29, 30, 40। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा 1829, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। कौन सा नाटक है जिसको राजा रुद्रचंद्र ने लिखा है। तो देखिए, अरुणिमा रागोदय, उषा रागोदय, विहान रागोदय या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, रूप रुद्रचंद्र द्वारा रचित नाटक कौन सा है, उषा रागोदय, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चल अगला देखिए, अगला क्या है, छागलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड में छागलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तालेश्वर, लाखामंडल, बाड़ाहाट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा राइट आंसर 5 का। देखिए, छागलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये लाखामंडल से प्राप्त हुई है। लाखामंडल क्षेत्र आपका देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, माई डेज पुस्तक किसने लिखी है। तो आप सभी जानते हैं माई डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है, आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 7 क्या है, मृणाल सेन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला। तो ये बताना है आपने, मृणाल सेन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला, 2001, 2002, 2003 या 2004। राइट आंसर क्या रहेगा बताइए।
तो राइट आंसर क्या रहेगा? अब मृणाल सेन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 2003 में मिला। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाफ अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाफ अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? वी.एस. नायपाल, अमित चौधरी, झुम्पा लाहिड़ी या तुषार गांधी। तो राइट आंसर रहेगा हाफ अ लाइफ जो है वी.एस. नायपाल की है बुक। ठीक है, किसने लिखी है? वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई है हाफ अ लाइफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेन होल्डर ग्रिप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, पेन होल्डर ग्रिप शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्या रहेगा राइट आंसर बताइए? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फिर लॉन टेनिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? पेन होल्डर ग्रिप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, याद रखें। ठीक, पेन होल्ड पेन होल्ड पेन होल्डर ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 1983, 84, 85 या 86। तो राइट आंसर बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1985 में इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस चरण में एक बहुविषयक जो है अध्ययन शामिल है? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बताना है किस चरण में एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है। तो वो है आपका माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, आपका 11 का क्या रहेगा राइट आंसर? माध्यमिक चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो इनमें से कौन सा एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, मैसूर है, शिलोंग है, अजमेर भी है, तो कोलकाता नहीं है। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो यूजीसी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखें, उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? बताइए क्या रहेगा राइट आंसर इसका? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बताना है केनन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? बताइए, केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? मैंने बताया आपको। ठीक है, किससे संबंधित है? शतरंज, पोलो, बिलियर्ड्स या टेनिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है आपका। ठीक है, याद रखें इसको, केनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सबसे पहले सिफारिश किस शिक्षा नीति ने की थी? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी सबसे पहले सिफारिश जो है किस शिक्षा नीति ने की थी? तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, बी राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? तो ये बताना आपने, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये कहा है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग बुक का नाम याद रखें। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई हो बताना है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर फ्याजी। बताइए, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है बुक फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग। कब लिखी गई इसको भी आप जरूर याद रखें, 1933 में लिखी गई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके कौन है। 19 का राइट आंसर रहेगा इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, याद रखें, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक जो शब्द है इसका प्रयोग भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 20 का। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 29। ठीक है, 29 में क्या किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई। देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना सिफारिश किसके द्वारा की गई, बताइए। GS रणधीरी, इकबाल सिंह लालपुरा और GS स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई। तो 21 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों GS रणधीरी के द्वारा सिफारिश की गई थी, ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ, ये बताना है। पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ, बताइए। 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ। तो राइट आंसर रहेगा 1993। याद रखें, 1993 को जो है पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये आप जरूर याद रखें, काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, याद रखें, काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश जो है किस आयोग ने की थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए। पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 27 यानी कि 27% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश किस आयोग ने की। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए। कोठारी आयोग, मंडल आयोग, राममूर्ति समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें। तो देखिए, पिछड़े वर्गों की सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश जो है किसने की थी। तो राइट आंसर रहेगा मंडल आयोग ने की थी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। मंडल आयोग कब बना, आपको पूछा जा सकता है, 1980 में बनाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रांसजेंडर की आबादी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो ये बताना है। तो भारत में ट्रांसजेंडर की आबादी जो है जनगणना 2011 के अनुसार बतानी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 24 का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर की आबादी है 4.88 लाख लगभग। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा, 488 याद रखें। ठीक है, ये लगभग में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। किस वर्ष संसद में जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित किया गया। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2019 में जो है इसको पारित किया गया, बी आपका राइट रहेगा। अब यहां से हम वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो मैंने आपको बताया है, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अगला, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है। मैंने आपको एक दो बार रिपीट करा दी है। ठीक है, अब आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखिए, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है। तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है। तो देखिए, मैं कई पुस्तकें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनको आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक की। ठीक है, उसके बाद देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? ठीक है, याद रखें, पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसको माना जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखें इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप सभी जानते हैं पावलोव को मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है। और सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए? क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया आपका पावलोव ने दिया। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अगला, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये देता है मोटिवेशन पर। ठीक है, प्रेरणा पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो देखिए, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपने सब पढ़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पावलोव के सिद्धांत को देखिए, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा आपका होपमैन मशीन बताती है। ठीक है, याद रखें मशीन का नाम होपमैन मशीन। उसके बाद देखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है किसका है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत तो ये है आपका पावलोव का। ठीक है, चलिए चलिए अब स्किनर की बात करते हैं। देखिए, बी एफ स्किनर का जन्म कब हुआ? ठीक है, ये जरूर याद रखें, 20 मार्च 1904। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए, बी एफ स्किनर की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1990 में। ठीक है। उसके बाद देखिए, बी एफ स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे, याद रखें। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपका स्किनर महोदय ने। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए, स्किनर ने चूहे व कबूतरों पर कब प्रयोग किए? ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग कब किया? 1938 में किया। और कबूतरों पर प्रयोग कब किया? 1943 में। ठीक है, डेट जरूर याद रखें ईयर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, किसके अंतर्गत वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि किसी वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी पुस्तक है? याद रखें, पुस्तक का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी पुस्तक है? स्किनर की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, पुनर्बलन पर जो है सर्वाधिक बल दिया था। तो पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? आप सभी जानते हैं, स्किनर ने दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? अगर पुनर्बलन के सिद्धांत की बात होती है तो किसने दिया? सीएल हल के द्वारा दिया गया था पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर महोदय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के एक छात्र ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। तो ये उदाहरण है आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। ठीक है, याद रखें, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसके नियम पर आधारित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए स्किनर के कौन से सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है किसको, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही जो है आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें वहाँ आपको आर टाइप थ्योरी दे देगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चल उसके बाद देखिए प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। किसका कथन है, ये है आपका स्किनर महोदय का कथन है। ठीक है, अगर सकारात्मक आपको पुनर्बलन जो है दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्राणी क्रिया को दोहराएगा। ठीक है, ये कथन है आपका स्किनर का। अगला देखिए स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, स्किनर जो है किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखें पुस्तकें काफ़ी मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है। तो देखिए मनोविज्ञान जो है व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है स्किनर महोदय के द्वारा। याद रखें, यहाँ से कथन से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे की जन्म की बात हो रही, ये तो आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, जन्म मृत्यु जो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, मैंने आपको अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, और जिसने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इनको देख लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से। ठीक है, चलिए देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, मैंने अभी आपको बताया 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सीखने का अर्थ जो है ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा है, तो देखिए सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, ये कहा है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, याद रखें जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, 11 से 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जीन पियाजे को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे की किस अवस्था को ज्वार भाटा का काल कहा जाता है, तो देखिए याद रखें इसको, जो संवेदीगामक अवस्था है। ठीक है, जन्म से आपका 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, संवेदीगामक अवस्था बोलते हैं, और इसी को जो है ज्वार भाटा का काल भी कहते हैं इस अवस्था को। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होता है, तो किस में बताया है, तो याद रखें जीन पियाजे ने जो है 5 वर्ष तक बालक जो है गैर नैतिक होता है, अपनी बुक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में लिखी थी, इसमें बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे की किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है, तो याद रखें सामाजिक खेल का विकास किस अवस्था में होता है जीन पियाजे के, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, तो किसने कहा है, ये जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदीगामक या संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसके किसके माध्यम से सीखता है बच्चा सबसे बेहतर, आपका इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है बच्चा संवेदीगामक अवस्था में। ठीक है, याद रखें इसको, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं कहलाते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? समावेशी बच्चे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहते हैं। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार पूछा था। ठीक है। तो याद रखें, टर्मन के अनुसार कितना है? टर्मन के अनुसार है 140 से अधिक जो है IQ वाले बच्चे जो हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्मन। ठीक है, याद रखें इसको। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार देखिए, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो याद रखें, निरीक्षण कहते हैं। ये किसने कहा है? डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं? तो आप सभी जानते हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, श्रवण बाधित जो सुन नहीं सके बालक को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जानी चाहिए? यानी कि जो श्रवण बाधित हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जानी चाहिए? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपनी उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है प्रतिभाशाली बालक की जो परिभाषा है। ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक वो है जो अपने उत्पादन, मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो ये कहा है R.W. टेलर के द्वारा कहा गया है। याद रखें इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। देखिए, तीव्र और आसानी से सीखते हैं किस अवस्था, कौन से बालक सीखते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक सीखते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के गुण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस विधि से कर सकते हैं? तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की जो पहचान है किस विधि से कर सकते हैं हम? अवलोकन द्वारा कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैंने आपको प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक सारे ये टॉपिक आपको अच्छे से करा रखे हैं आपके लिए। ठीक है, इनको अच्छे से देखिए। प्रतिभाशाली बालकों के गुण मैंने सब बता रखे हैं, वहाँ गुण दोष। ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलिए, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर हम जो है उसकी मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च आत्मक्षमता, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना किस प्रकार के बालक की विशेषता है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं। ठीक है। उच्च आत्मक्षमता, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान जो है ये क्या है? ये है आपका प्रतिभाशाली बालकों की गुण है। ठीक है, या विशेषता कहें। ठीक। चलो, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की त्रिवृत्तीय परिभाषा किसने दी है? याद रखें इसको। जो प्रतिभाशाली बालकों की जो है त्रिवृत्तीय परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखें इसको, रेंजुली के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए अगला, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो इटार्ट प्रवक्ता माने जाते हैं समावेशी शिक्षा के। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए सामान्य विशिष्ट बालकों हेतु। ठीक है। ये सब बता रखा है मैंने आपको, समावेशी शिक्षा। ठीक है। चलिए, कुछ इसमें आप आगे क्वेश्चन आपके कुछ आंसर टिक किए हुए हैं। ठीक है। तो आंसर टिक किए तो और अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इसको सीधे याद करने के लिए। ठीक है, पहले भी बता रखे हैं मैंने आपको सारे क्वेश्चन। चलिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो याद रखें, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1901 ईस्वी में हुई। ठीक है, याद रखते हुए चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। याद रखें इसको। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई? तो मैंने बता रखा है आपको, इसमें दो क्वेश्चन बनता है आपके। ठीक है। हैप्पी क्लब कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1903 में इसकी स्थापना हुई हैप्पी क्लब की। ठीक है। किसके प्रयासों से हुई? गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से हुई। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना, या इसे हम कह सकते हैं अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना भी कह सकते हैं। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। अगला देखिए,
कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ वर्ष 1916 में जो है कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। याद रखें 1937 के आसपास, यानी कि 1937 में की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 में। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, तो आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, आपको याद हो चुके होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आपका जो है रिवीजन अच्छा चल रहा होगा आप सभी का। अधिक से अधिक रिवीजन करें और ज़्यादा तनाव ना लें परीक्षा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित थे? तो देखिए उत्तराखंड से किसने जो है गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो याद रखें ज्योति राम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, याद रखें इसको, डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखें 23 अप्रैल को की गई थी। ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 23 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? तो देखिए तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? याद रखें इसको, 30 मई 1930 ईस्वी को तिलाड़ी कांड हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी कांड कहें या तिलाड़ी नरसंहार कहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में सामाजिकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो सामाजिकरण बालक में शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? देखिए सामाजिकरण स्टार्ट होता है शैशवावस्था से और पूर्ण कब होता है? पूर्ण होता है किशोरावस्था में। ठीक है, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन, गिरोह की अवस्था मैंने आपको बताया है बाल्यावस्था को कहते हैं। उसके बाद देखिए बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच जो है किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जो है जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है जिसमें कोहलर, कोफा और वर्दिमर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत जो है किसने दिया? याद रखें अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया है रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखें नाम। तो रॉबर्ट गेने ने क्या दिया है? श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया है अधिगम का, याद रखें। अगला देखिए, अगला है, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो देखिए सामाजिकरण के नियम बालक कहाँ सीखेगा? स्वयं खेल के मैदान में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो याद रखें माँ शब्द बोलता है। ठीक है, चलिए ये तो आपको सब पता है। ठीक, चलिए बालक में सर्वप्रथम जो है भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वॉटसन के द्वारा। याद रखें वॉटसन ने क्या कहा है? बालक में सर्वप्रथम जो है भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग क्या हो जाते हैं? विकसित होते हैं। ये किसने कहा था? वॉटसन ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, प्रथम बाल निर्देशित केंद्र किसे द्वारा खोला गया था? तो याद रखें प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है विलियम हीली के द्वारा खोला गया था। याद रखेंगे। अगला देखिए, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस अवस्था में होता है? तो किस वर्ष में होता है? 11 वर्ष। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए, एक कारक सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक कारक सिद्धांत जो है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये विने ने दिया है। एक कारक सिद्धांत विने ने दिया है। तो इसका अन्य नाम क्या है? याद रखें राजकीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत जो है कौन सा है? मैंने अभी बताया आपको, राजकीय सिद्धांत कहते हैं जिसको। एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बिने के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो देखिए, नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से संप्रदाय देखेंगे हम। ठीक है, जनक, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको भी इसमें ऐड किया गया है। चलिए पहला देखिए, मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु महोदय को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, याद रखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। उसके बाद देखिए, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। याद रखें, विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। उसके बाद देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इनको नाम याद रखें इनका। ठीक है, उसके बाद देखिए, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, याद रखें, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को। प्रयास एवं त्रुटि का नियम दिया है इन्होंने, प्रयत्न एवं भूल का दिया है, संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम का बंद सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, चल अगला देखिए, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, देखिए, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, बहुखंड और बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं बिने साइमन। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने है। याद रखें, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने महोदय ने दिया एक खंड का। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, याद रखें इसको, एक खंड, द्विखंड और तीन खंड। याद रखें इसको, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन। इसको याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। ठीक है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? याद रखें, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है, याद रखें, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, याद रखें, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है गिलफोर्ड ने। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, याद रखें, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, तो देखिए, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? थर्स्टन है। याद रखें। उसके बाद देखिए, अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, समदृष्टि अंतर विधि।
तो देखिए समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है, तो है आपके थर्स्टन एवं चे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। याद रखें, न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉमसन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बर्ट वर्नन ने दिया है। ठीक है, याद रखें इसको। अगला देखिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। याद रखें इसको, आरबी कैटल। अगला है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल है। याद रखें। हाँ, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत काफी पूछा जाता है आरबी कैटल का, इसको जरूर याद रखें। उसके बाद देखिए बुद्धि खो सिद्धांत किसने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने दिया है, देखिए बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया है हैब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो देखिए बुद्धि आईक्यू का जो हम सूत्र जो है सूत्र के माध्यम से आईक्यू निकालते हैं, तो सूत्र किसने प्रतिपादन किया था सूत्र का, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, याद रखें इसको। अगला देखिए संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो संरचनावाद के संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, इन्होंने 1879 में जो है जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी, आप सभी जानते हैं 1879 में। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट या विल्हेम वुंट। ठीक है, एक ही बात है, वुंट याद रखें आप। ठीक है, अगला देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो देखिए मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, याद रखें किसने दी है मूल प्रवृत्तियां, मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए हार्मिक का सिद्धांत। ठीक है, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी आपका मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये किसने कहा है, तो ये कहा है पोम्पोलॉजी ने कहा है, पोम्पोलॉजी हो गए। ठीक है, पोम्पोलॉजी। ठीक है, किसने कहा है, पोम्पोलॉजी ने कहा है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अगला देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसका है, बीएफ स्किनर का है। ठीक है, याद रखें 1938। उसके बाद देखिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, याद रखें बीएफ स्किनर का है। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सिद्धांत, इनको आप याद रखें। उसके बाद देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो ये है पावलोव का। ठीक है, 1904 में आया, याद रखें। उसके बाद देखिए और याद रखें पावलोव को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये याद रखें 1904 में ही मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी पावलोव का है। ठीक है, और पुनर्वलन का सिद्धांत ये हल का है। ठीक है, 1915 में दिया इसने। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए व्यवस्थित व्यवहार का नियम व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है सबलीकरण का सिद्धांत पूछा जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया। ठीक है, संपोषक का सिद्धांत भी हल के द्वारा दिया गया। ठीक, और चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, ये भी हल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कोहलर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। कब दिया है, 1912। ठीक है, याद रखें कब दिया है, 1912 में दिया है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, अभी मैंने बताया आपको, कोहलर, वर्दीमर और कोफा। ठीक है, याद रखें। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछा जाता है। तलरूप का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समूह गतिशीलता संप्रदाय के जनक। तो देखिए समूह गतिशीलता संप्रदाय के जनक हैं कुर्ट लेविन। ठीक है। उसके बाद देखिए समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया है गुथरी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला साइन का सिद्धांत किसने दिया है? साइन चिन्ह का सिद्धांत ये दिया है टॉलमैन के द्वारा, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। ठीक है। उसके बाद देखिए अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविस आशुबेल है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके फाग। ठीक है। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? वॉटसन को। ठीक। उसके बाद देखिए अधिगम वो व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल, याद रखें। उसके बाद देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ठीक है, याद रखें, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है। अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक कौन है? तो देखिए अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हैं गेने महोदय। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखें, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक्सन महोदय ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट प्रणाली आपका जॉन डीवी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अधिगम मनोविज्ञान का जनक। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है हॉस को। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक वो थे आपके डेकार्टे। ठीक है। अगला देखिए किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन देखिए डाल्टन विधि के प्रतिपादक, याद रखें डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, याद रखें नाम। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। उसके बाद देखिए मांटेसरी विधि के प्रतिपादक, ठीक है, आप सभी जानते हैं मारिया मांटेसरी। उसके बाद देखिए संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक। ठीक है, तो संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं बंडूरा महोदय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मनोविश्लेषणवाद किसका है? सभी जानते हैं सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी बताया मैंने आपको 1986 बंडूरा के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखिए संबंधवाद का सिद्धांत जो है 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CH जड़ के द्वारा दिया गया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसमें सारे ऐड कर रखे हैं। ठीक है, देखिए भाषा विकास का सिद्धांत किसका है? तो भाषा विकास का सिद्धांत है चोम्स्की का, ये पूछा जाता है। चोम्स्की का है भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है। मांग पूर्ति कहें या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहें, किसने दिया है? मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है मैस्लो के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? तो यह है मैस्लो का। उसके बाद देखिए स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है? ये भी मैस्लो का है। क्या है? देखिए स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है? मैस्लो का। उसके बाद देखिए आत्मज्ञान का सिद्धांत किसका है? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत भी किसका है? मैस्लो महोदय का है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है डेविस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है बोल्स व काफमैन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए शीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक,
इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। ठीक है, याद रखें, आलपोर्ट शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका व्यक्तित्व मापन का मार्क का सिद्धांत। ठीक है, याद रखें, मार्क का सिद्धांत किसका है? व्यक्तित्व मापन का। किसने दिया है? हेनरी मुरे ने। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कथानक बोध परीक्षण का प्रतिपादक किसने किया? तो ये किया मॉर्गन एंड मोरे ने। ठीक है, ठीक है, कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मोरे। ठीक है, ये मैंने आपको सब बताए हैं। ठीक है, उसके बाद टीएटी परीक्षण देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। टीएटी किसने दिया है? मॉर्गन एंड मोरे ने। ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी परीक्षण किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है? हरमन रोडसा के द्वारा। ठीक है, ये तीनों याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है? मैंने बताया था आपको, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से है, एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन करना। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ठीक है, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड क्लास जो होती है, ठीक है, उसमें बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, वैयक्तिक व सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समावेशन बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, सृजनात्मकता द्वारा मुख्य रूप से संबंधित है तो ये है आपका अपसारी चिंतन से, बहुबुद्धि चिंतन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए 20, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है तो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है बच्चे का व्यवहार करना। ठीक है, किस में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। अगला देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती हैं तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो याद रखें, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया है, आप सभी जानते हैं, अक्षमता आपने ये पढ़े होंगे, इनको आप याद रखें। डिसलेक्सिया क्या है? आपका पढ़ने की समस्या होती है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कणा बोलते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह जो है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब यानी कि एक छत के नीचे सभी को एक साथ शिक्षा देना। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था जो है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो याद रखें, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं की पहचान किसने की है? पियाजे महोदय ने की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार क्या है आपका? निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं, अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में एक शिक्षक में जो है निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, याद रखें इसको, तो चिंतन प्रारंभ करता है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं रूसो की, तो इनको आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा जूम करते हैं
देखिए 7 बुक्स हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या हैं। रूसो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी की बात करें तो पहला है द एमिल, याद रखें एमिल, द कन्फेशंस दूसरा, तीसरा है द सोशल कॉन्टैक्ट, चौथा है द न्यू हेलवाइज, पांचवा है द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स, छठा है द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, या फिर सातवां देखिए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं रूसो की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, रूसो की जो बुक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है द एमिल, द कन्फेशंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलवाइज, द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन एंड डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं रूसो की, इनको आप जरूर याद रखें। चलिए देखिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, इसको भी आप देख लें साथ साथ। ठीक है, यूजीसी, तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, ठीक है, याद रखें केंद्र सरकार का एक आयोग है। मुख्यालय कहाँ है यूजीसी का? नई दिल्ली में मुख्यालय है यूजीसी का। और यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? याद रखें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं, 1948-49 में आया आयोग। ठीक है, इसने सिफारिश की थी यूजीसी की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन मंत्री जो है मौलाना अबुल कलाम ने जो है यूनिवर्सिटी कमीशन की नींव रखी। याद रखें नींव कब रखी? 28 दिसंबर 1953। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तभी मैं पेज लेके आया हूँ आपका। ठीक है, कई बार जो है यहाँ पर 1953 और 1956 में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखें, यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 28 दिसंबर 1953 में नींव रखी गई, और यूजीसी की स्थापना कहीं आपको 1956 भी किताबों में मिलता है। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखें, दोनों में जो एक आपका ऑप्शन में होगा उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये भी आपका जो 1956 है ये भी आपका 28 दिसंबर ही है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। और उसके बाद देखिए यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो यूजीसी के 6 जो हैं आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन कौन से हैं? पहला है पुणे, दूसरा हैदराबाद, तीसरा गुवाहाटी, चौथा बेंगलुरु, पांचवा आपका कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है, ये यूजीसी के 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इनको आप याद रखें। तो दोस्तों यहीं तक आज हम देखेंगे दोस्तों, और आप सभी को अच्छा लगा होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि एलटी एग्ज़ाम के बाद जो है पुनः जो है हम प्रवक्ता की क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।